the Newton's laws of gravitation says the two masses will be experiencing a force of attraction which will be directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square of distance between them. ठीक है, the two masses which will be directly proportional to product of the masses and will be inversely proportional to the square of distance between them. Then we can say F is equal to m1 m2 by r square, right? Why we are using proportionality sign? ठीक है, why are we using proportionality sign? Proportionality sign का मतलब ये होता है कि this force, जो ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, जो ग्रेविटेशन फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ये फोर्स आपका पहली बात, ठीक है, पहली बात तो डिपेंड्स ऑन मास, दूसरी बात डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन देम, तीसरी बात डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स। ठीक है, मतलब इनके अलावा भी कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे कि ये ग्रेविटेशन आपका डिपेंड करता है, इसीलिए ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है, राइट? तो जब न्यूटन ने इनको एग्जैक्टली इक्वल किया तो ही गेट अ कांस्टेंट दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहां जी को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, राइट? इस जी के सबसे पहले जी का हम लोग डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, तो जी का डायमेंशन क्या आएगा आपका, देखो एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो इसका डायमेंशन निकालोगे तो एफ का डायमेंशन हो जाएगा आपका mlt-2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी m की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो जी का आपको डायमेंशन मिलेगा m-1 एल क्यूब t-2। ठीक है, और अगर आप इसका यूनिट निकालने की कोशिश करोगे तो इसका यूनिट क्या लिखोगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, मास 1 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मास 2, मास 2 इज अप्लाइंग फोर्स ऑन मास 1। ठीक है, ये हमेशा, ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखना है आपको कि ग्रेविटेशनल फोर्स will always be attraction force, gravitational force will always be attraction force। ठीक है, और मास 1 मास 2 पे लगा रहा है, मास 2 मास 1 पे लगा रहा है। ठीक है, तो मैं यहां बोलता हूं कि ये हो गया फोर्स ऑफ ऑन 1/2, ये हो गया फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 1/2, फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, फोर्स ऑन 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू आई कैप। बोलो सही है गलत है? F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। सही है गलत है? यस सर। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड कर दें F12 प्लस F21 तो आपको क्या मिलेगा, 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि नेट इंटरएक्टिव फोर्स फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल is 0, then we can say point number 1, gravitational body, ठीक है, gravitational body follow Newton's थर्ड लॉ। एक्शन रिएक्शन पेयर ही तो हो गया ना ये,
दोनों को ऐड किया, हमको जो नेट जीरो मिल गया, तो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है। मैंने क्या समझाया था हमेशा, पहले भी इस चीज को याद रख लेना, अभी हम लोग ये पार्ट पढ़ ही रहे हैं फिजिक्स में, जब हम लोग दोपहर की क्लास करते हैं, कि अगला पॉइंट इससे क्या जाता है, जहां भी न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होगा, सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड होगा, देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। ठीक है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, राइट। नाउ सी, इफ अगर हम ये दो मास, इसे हमने m1 लिया, इसे हमने m2 लिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक ओरिजिन डिफाइन किया। ओरिजिन डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ, मैंने रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किया, राइट। मैंने रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किया। पहले मास का पोजीशन वेक्टर जो है वो r1 है, दूसरे मास का पोजीशन वेक्टर जो है वो r2 है। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो r2 माइनस r1 होगा। ये कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, एक बार और बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। OAB ले लो आप, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ट्रायंगल लगाओगे, ट्रायंगल OAB में ट्रायंगल लॉ लगाओगे तो क्या हो जाएगा, OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। तो AB का पोजीशन वेक्टर विल बी OB माइनस OA। मैंने इसका आपको शॉर्टकट बताया था बच्चों, ध्यान रखना हमेशा कि कभी भी ऐसा पोजीशन वेक्टर निकालने आए तो लास्ट वाला जो वर्ड लिखा रहता है उसका पोजीशन वेक्टर OB माइनस OA, हमेशा ऐसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बेसिस पे मेंस तक में, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आप समझो इस चीज को कि जब मैंने निकाल दिया, मुझे फोर्स लिखना है, तो देखो फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो F12 की अगर मैं फोर्स लिखूं F12, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है फोर्स, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मैं पूरा वेक्टर फॉर्म में फोर्स को लिखना चाहता हूं। तो F12 फोर्स का जो मतलब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा G M1 M2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस R1। वैसे ही अगर F21 लिखना होगा तो ये हो जाएगा आपका G M1 M2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 का क्यूब इंटू R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं कि क्या हो रहा है यहाँ। अभी बोलोगे सर अभी तो फॉर्मूले में नीचे स्क्वायर था, आपने क्यूब क्यों कर दिया? क्यूब मैंने क्यों किया, क्योंकि अब देखो मैं इसकी वेक्टर क्वांटिटी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो मैंने यहाँ पूरा वेक्टर लिखा हुआ है, इस मतलब इसमें R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड भी है और R2 माइनस R1 का डायरेक्शन भी है। अब देखो F12 R2 से R1 की तरफ ही तो लग रहा है, मतलब R2 माइनस R1 के डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए मैंने R2 माइनस R1 लिखा। ठीक है, तो इसमें यूनिट वेक्टर भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो जितना मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर एड ऑन किया उतना मुझे यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। R2 माइनस R1 का एक मैग्नीट्यूड मैंने ऊपर बढ़ाया। अगर आप चाहो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्क्वायर लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन आपको फिर उस केस में क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कैप लगाना पड़ेगा कि ये यूनिट वेक्टर विल गिव यू द डायरेक्शन ओनली, उसका मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसे ऐसे ही लिखो, इसे क्यूब लिखो और यहाँ पे इस वेक्टर को रखो। अब जब आप F21 निकाल रहे हो, ठीक है, यानी कि इसको निकाल रहे हो, 2 पे 1 के कारण कितना फोर्स लग रहा है, तो बाकी मैग्नीट्यूड फोर्स का सेम रहेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R इधर हो गया, अपोजिट हो गया R2 माइनस R1 का, इसलिए हमने इसको R1 माइनस R2 लिखा। ठीक है, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। ये कई बार आपके स्कूलों के एग्जाम में 1 मार्क में आपसे पूछ लेते हैं कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इवन